नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। सुर्खियां अखबार की इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पहली खबर के साथ करेंगे, जहां जीएसटी परिषद ने दरों में बदलाव किया है। बीमा पर कॉल टाली है और हिंदुस्तान टाइम्स समेत कई अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। तो देखिए, जैसलमेर में जीएसटी की 55वीं बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कि गरीबों की सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें फोर्टिफाइड चावल के दानों पर कर की दर को कम करना, जिन थेरेपी पर जीएसटी से छूट देना, काली मिर्च और रेजिन बेचने वाले किसानों को राहत देना शामिल है। हालांकि इसने टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी और मार्च 2026 के बाद मुआवजा उपकर के भागे जैसे कई विवादास्पद मुद्दों को टाल दिया है। तो देखिए, जीएसटी को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया है, उस पर जो पूरी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जीएसटी में कई बड़े बदलाव सरकार की ओर से किए गए हैं। 55वीं बैठक हुई है जैसलमेर में। जीएसटी की ये 55वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें गरीबों की सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए गए, जिसमें कि फोर्टिफाइड चावल के दानों पर कर की दर को कम करना, जीन थेरेपी पर जीएसटी से छूट देना, काली मिर्च और रेजिन बेचने वाले किसानों को राहत देना शामिल है। हालांकि इसने टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी और मार्च 2026 के बाद मुआवजा उपकर के भागे जैसे कई विवादास्पद मुद्दों को टाल दिया है। तो देखिए, जीएसटी अब बैंकों की ओर से पेनल्टी पर तो देखिए, फिलहाल जीएसटी को लेकर जिस तरह से फैसला सरकार की ओर से लिया गया, कई बदलाव किए जा रहे हैं और 55वीं बैठक आयोजित की गई। और 55वीं बैठक आयोजित करने के साथ ही जो बड़े बदलाव है, या फिर कह सकते हैं कि विवादास्पद मुद्दे जो हैं, उस पर बैठक के दौरान चर्चा की गई और किस तरह से उससे निपटा जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है। बहरहाल, हम खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। ऊंचाई छू रहे रिश्ते, विकसित भारत और नए कुवैत का सपना कर सकते हैं साकार। तो देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, व्यापार कारोबार का है। आने वाले दशक में ये और नई ऊंचाइयां छुएगा। उन्होंने कहा, हमारे लक्ष्य साझे हैं। कुवैत गतिशील अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है और हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। हम मिलकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कुवैत जा रहे हैं और कुवैत जाने वाले पहले वो पीएम बनेंगे जो भारत की स्थिति कुवैत के साथ और बेहतर कर सकते हैं, जो रिश्तों को और बेहतर कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत आर्थिक तौर पर मजबूत बनना चाहती है और भारत जो है वो विकसित भारत के संकल्प को 2047 तक पूरा करना चाहती है। और 2047 का विजन जो बीजेपी लेकर चल रही है, इस विजन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए विदेश में जो भी बन पा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो, चाहे भारत की ओर से रिश्तों को मजबूत करना हो, हर वो संभव प्रयास, हर वो संभव कोशिश की जा रही है। आपको ये भी मालूम होगा किस तरह से एकाएक धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्थिति को बाकी देशों में मजबूत किया है। भारत आर्थिक तौर पर एक मजबूत देश के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में भारत में विकास हो सके और विकास की गति जो 2047 तक का विजन तय किया है बीजेपी ने, उस विजन को बीजेपी
पूरा कर पाए, ताकि भारत में किसी भी तरह से कोई कमी ना हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, इकोनॉमिक हो, या फिर चाहे रोज़गार के तौर पर हो। तमाम ऐसी चीज़ें की जा रही हैं बीजेपी की ओर से, जिससे कि भारत को विकसित भारत बनाया जा सके। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। हालांकि देखिए, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और कुवैत में भारत के संबंध बेहतर हो, आर्थिक तौर पर कुवैत जो है वो मजबूत बन सके और भारत भी विकसित हो सके, इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। वहीं मोदी ने कुवैत में जाने से पहले देखिए विकसित भारत और नए कुवैत का सपना जो है वो साकार कर दिया है। और इस खबर पर जानकारी जो है वो हमने आपको अभी दी भी थी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था ठीक हो, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर सम्मान नाम से वजीफा देंगे केजरीवाल। जी हाँ, नवभा टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दलित छात्रों के लिए अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। और इसके तहत दिल्ली के दलित छात्रों की विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने इसे बीजेपी की ओर से अंबेडकर के अपमान का जवाब बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब का मखौल उड़ाया, जिससे अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। केजरीवाल ने कहा, अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही प्रगति का असली रास्ता है। तो देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार अमित शाह को घेर रहे हैं। घेरने का एकमात्र कारण है कि उन्होंने बाबा भीम राव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर उनका विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा की और छात्रों के लिए अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि ये जो अंबेडकर सम्मान योजना है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को और अमित शाह को आईना दिखाने के लिए लाया गया है, ताकि उन्हें ये मालूम चल सके कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को जो उन्होंने आहत किया है, जो दुख पहुंचाया है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और अपनी गलती पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, वक्त यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और इस खबर को तरजीह दी गई है हर एक अखबार में। गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और अंबेडकर की योजना बनाने की घोषणा की है। अगले कुछ दिनों में सम्मान मार्च। कांग्रेस ने कहा कि हम मनुस्मृति उपासकों के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तो देखिए, कांग्रेस जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि अमित शाह, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, उनसे माफ़ी की मांग की जा रही है। साफ तौर पर ये कहना है विपक्ष का, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, साफ तौर पर कहना है कि अंबेडकर की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह को गलती का एहसास होना चाहिए, उन्हें अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कांग्रेस ने अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है, ये बयान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और अंबेडकर की योजना बनाने की घोषणा की है और अगले कुछ दिनों में सम्मान मार्च कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस ने कहा कि हम मनुस्मृति उपासकों के खिलाफ डॉक्टर
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत की रक्षा के लिए लड़ेंगे। ये देखिए किस तरह से जब विरोध किया गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए दिए गए बयान को लेकर, तो उसका विरोध करने पर प्रशासन सख्त हो गई। प्रशासन ने लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की, लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। मांग की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगे। जो बयान उन्होंने दिया, जो टिप्पणी उन्होंने की, वो वाकई में विवादास्पद था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और बाबा भीमराव अंबेडकर की योजना बनाने की घोषणा की है। अगले कुछ दिनों में सम्मान मार्च निकालेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने कहा, हम मनुस्मृति उपासकों के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और वहीं पूर्वोत्तर में पुलिस को फिर से काम करना चाहिए और नागरिकों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस को अपना रुख बदलना चाहिए और उग्रवाद से निपटने पर अपना एकमात्र ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति, सम्मान और सम्मान का संवैधानिक अधिकार दिया जाए। तो देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ा बयान है कि पूर्वोत्तर के प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को और सतर्क होने की ज़रूरत है। उन्हें और ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्टिव रहने की ज़रूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस को अपना रुख बदल लेना चाहिए और उग्रवाद से निपटने पर अपना एकमात्र ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति, सम्मान और सम्मान का संवैधानिक अधिकार दिया जाए। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर में पुलिस को, अधिकारियों को सतर्क होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है और एक्शन में रहकर काम करने की ज़रूरत है ताकि आपराधिक मामलों को कम किया जा सके, क्योंकि पूर्वोत्तर में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को इस पर फोकस करना ज़रूरी है। पूर्वोत्तर में पुलिस को फिर से काम करना चाहिए और नागरिकों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस को अपना रुख बदलना चाहिए और उग्रवाद से निपटने पर अपना एकमात्र ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति, सम्मान और सम्मान का संवैधानिक अधिकार दिया जाए। तो देखिए, अमित शाह ने ये भी कहा कि किसी एक विशेष व्यक्ति पर या फिर वर्ग पर फोकस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप किसी एक पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये बाकियों के साथ भेदभाव कहलाएगा। वही कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आचरण नियमों में बदलाव से ईमानदारी खत्म होती है और द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के संचालन के संबंध में नियमों में बदलाव चुनावी प्रक्रिया की तेज़ी से खत्म हो रही है। अखंडता के बारे में हमारे दावों की पुष्टि है। तो देखिए, ये बयान दिया गया है कांग्रेस
पार्टी की ओर से। चेंज इन इलेक्शन कंडक्ट रूल्स इरोड्स इंटीग्रिटी सेज कांग्रेस, यानी कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के संचालन के संबंध में नियमों में बदलाव, यानी कि रूल्स रेगुलेशन में बदलाव चुनावी प्रक्रिया की तेज़ी से खत्म होती एक सच्चाई है। अखंडता के बारे में हमारे दावों की ये पुष्टि भी करता है। तो देखिए, कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के संचालन के संबंध में नियमों में बदलाव चुनावी प्रक्रिया की तेज़ी से खत्म हो रही है। अखंडता के बारे में हमारे दावों की ये पुष्टि है। और महाराष्ट्र के विभाग बाहर, प्रमुख विभाग बीजेपी के पास होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय और अजीत पवार को वित्त विभाग का प्रभार सौंपा है, क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों ने कई दिनों की बातचीत के बाद विभागों के आवंटन को अंतिम रूप दे दिया है। फडणवीस कानून और न्यायपालिका के साथ ही ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर विभागों को बरकरार रखने के अलावा सामान्य प्रशासन भी संभालेंगे। तो देखिए, होम मिनिस्ट्री जो है वो खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे को सौंपा गया है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस मुख्य विभाग की डिमांड कर रहे थे एकनाथ शिंदे, वो खुद अपने पास देवेंद्र फडणवीस ने रखा है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय और अजीत पवार को वित्त विभाग का प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों ने कई दिनों की बातचीत के बाद विभागों के आवंटन को अंतिम रूप दे दिया है। फडणवीस कानून और न्यायपालिका और ऊर्जा, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर तमाम विभागों को बरकरार रखने के अलावा सामान्य प्रशासन भी इसे संभालेगा। और एक बार फिर से वक्त छोड़ से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से 15 झांकियों का चयन किया गया है, यानी कि सिलेक्शन किया गया है और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, 26 जनवरी 2025 को भारत के सबसे बड़े औपचारिक समारोह गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। चयनित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा शामिल हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित था और अतीत में कुछ राज्यों ने केंद्र द्वारा उनकी झांकी को अस्वीकार करने पर निराशा व्यक्त की है। और देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है, तरजीह दी है। वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे विस्तार से कि आखिर किस तरह से पूरी तैयारी की गई है 26 जनवरी को लेकर। हर एक
प्रबंध किया गया है 26 जनवरी को लेकर, और इसके लिए जो झांकियां हैं उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। और देखिए खबर में हम आपको दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर जानकारी क्या है, क्योंकि 26 जनवरी जिसका इंतज़ार हम हर साल करते हैं, और सबसे बड़ी बात 26 जनवरी के दिन आपको जो परेड नज़र आती है, जो झांकियाँ नज़र आती हैं, उसका सिलेक्शन होना कि किस राज्य को इम्पोर्टेंस दी जानी है, किस राज्य की झांकी नज़र आएगी इस बार, इस पर पूरा फोकस किया जाता है। और इसके लिए देखिए 15 झांकियों का सिलेक्शन जो है वो भी हो चुका है। पूरी खबर जो है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए 15 स्टेट यानी कि 15 राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के झांकियों का सिलेक्शन हुआ है, और ये झांकियां रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी वाले दिन परेड में शामिल होंगी। इंडियाज़ बिगेस्ट फंक्शन ऑन 26 जनवरी 2025, गवर्नमेंट ऑफिशियल अवेयर ऑफ द मैटर सेट ऑन सैटरडे। यानी कि जो ये झांकियाँ निकाली जाएंगी, इन झांकियों का सिर्फ प्रारूप ये नहीं होगा कि ये बनाकर तैयार की गई हैं, बल्कि इसके ज़रिए एक समाज में मैसेज यानी कि संदेश देने का काम भी ये झांकियाँ करेंगी। तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 15 कुल मिलाकर झांकियाँ सेलेक्ट की गई हैं, जिनकी इस बार आपको झलक नज़र आएगी। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सेलेक्टेड इंक्लूड बिहार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हरियाणा। ये वो 15 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी झांकियां आपको इस बार नज़र आने वाली है। द सिलेक्शन ऑफ टेबल लुक्स फॉर द रिपब्लिक डे परेड वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, द ऑफिशियल सेड। यानी कि जो झांकियों का सिलेक्शन है वो भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया है। किसी तरह की कोई घपलेबाजी, किसी तरह का कोई फ्रॉड या फिर धांधलेबाजी सिलेक्शन में नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, in past some states have expressed disappointment over the center rejecting their table looks in 2022. For instance, Chief Minister Mamata Banerjee and M.K. Stalin expressed disappointment over the center rejection the tablets of their respective state for the रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। यानी यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि साल 2022 में ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन को ये शिकायत थी कि उनके राज्य की झांकियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई है और उनके राज्य को पीछे दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये झांकियाँ लोगों के मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। झांकियों में एक राज्य का हर एक लेखा जोखा नाप तोल के हिसाब से दिखाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है। इसके ज़रिए राज्य का मेन फोकस किस पर है, आधारित चीज़ें क्या हैं और किस तरह से राज्य का विकास होना है, इस पर भी पूरा फोकस किया जाता है। और जो कल्चर है, जो संस्कृति है उस राज्य की, वो आपको देखने को मिलती है, जिसके लिए इस बार 15 राज्यों का सिलेक्शन हुआ है। साफ तौर पर कहा गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सिलेक्शन किया गया है, किसी तरह की कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है, क्योंकि साल 2022 में ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया था कि उनके राज्य को, उनके स्टेट को नज़रअंदाज किया गया है और पीछे दिखाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, इसको लेकर डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ममता बनर्जी ने दिखाई थी। एंड साउथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी ने इंटरफेयर किया। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी स्टेट की कोई झांकी नज़र आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता देने के बाद ही उसे दिखाया जा रहा है। अगर प्राथमिकता नहीं देनी होती और अगर किसी भी तरह की कोई धांधलीबाजी करनी होती तो झांकी दिखाने से पहले ही की जाती, ना कि बाद में। नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कहा है, टू बी श्योर द टेबल लुक्स proposed by different state and union territories are selected after several rounds of evaluation by a common committee consisting of experts from the field of art, culture, music and डांस। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो एक कमेटी का गठन किया जाता है वो कमेटी ही सिलेक्ट करती है कि सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर किस स्टेट को तरजीह देनी है, कितनी ज़्यादा। चले रुक करते अगली खबर का। राजस्थान में टैंकर की टक्कर से लगी आग में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा जिम्मेदारी तय करने के लिए। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। तो आपको मालूम होगा, सोमवार के दिन जयपुर अजमेर राजमार्ग पर भांकरोटा में टैंकर ट्रक की घातक टक्कर के कारण लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मृतकों से 5 की अभी पहचान जो है वो नहीं हो पाई है क्योंकि उनके शरीर बुरी तरह से जल चुके हैं। दुर्घटना शुक्रवार की सुबह हुई जब एक टैंकर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ले जा रहा था। एलपीजी राजमार्ग पर यू टर्न ले रहा था और उल्टी दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। टक्कर के कारण लगी आग तेज़ी से सड़क के 300 मीटर में फैल गई और 3 दर्जन वाहनों को अपने चपेट में ले लिया। और बेहद दर्दनाक ये जानकारी है कि इस पूरे हादसे में मरने वालों की संख्या अब 14 पहुंच चुकी है। 14 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। ये जो हादसा हुआ वाकई वो इतना भयंकर था कि सोशल मीडिया पर अगर आप इसकी वीडियोस देख लें, तस्वीर देख लें तो आपकी रूह कांप जाए, आपका जहन भी कांप जाए, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था जयपुर अजमेर राजमार्ग पर, जहां भांकरोटा में टैंकर ट्रक की घातक टक्कर के कारण लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या अब 14 पहुंच चुकी है और मृतकों में से 5 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो देखिए बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ जयपुर में, जिस तरह से लोगों की जान गई। एलपीजी गैस ले जाते हुए टैंकर में अचानक से टक्कर के बाद भयंकर आग लगी और आग लगने से 300 मीटर दायरे में वो आग फैल गई और आग के फैलते ही लोगों की जान चली गई। लगभग 14 लोग अब तक इस पूरे घटनाक्रम में अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए अखबार से खबर दिखाना आपको ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ताकि पूरी डिटेल जो अखबार में दी गई है एक बार हम आपको वो भी बता और समझा पाएँ कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है और कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, क्योंकि टक्कर बहुत ज़्यादा भीषण थी और 300 मीटर के दायरे में ये आग फैल गई थी। देखिए द डेथ टोल इन द डेडली टैंकर ट्रक collision that sparked a massive fire at Bhankarota on the Jaipur-Ajmer highway increased to 14 on Saturday। यानी कि शनिवार के दिन
बीते रोज मरने वालों की संख्या 14 पहुंच चुकी है, विद 3 मोर पर्सन डाइंग फ्रॉम बर्न, जिसमें से कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत ही जल जाने के कारण हुई है। 5 ऑफ द deceased are yet to be identified as their bodies are charred and beyond recognition। यानी कि 5 लोग ऐसे हैं, आप ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 5 लोग ऐसे हैं जो इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं, जिनका जो बॉडी है वो इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो चुकी है कि उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचान पाना किसी के लिए भी मुश्किल है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, और उनके अपनों को बता पाना ये बहुत मुश्किल है कि उनका व्यक्ति आखिर इन 5 में से कौन है, क्योंकि बुरी तरह से वो इस हादसे में झुलस गए हैं। द इंसिडेंट ऑकर्ड अर्ली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन अ टैंकर कैरिंग लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी गैस लेकर एक टैंकर पास हो रही थी। अचानक से हाईवे पर यू टर्न लिया और यू टर्न लेते ही एक ट्रक ने, जो कि गलत डायरेक्शन से आ रही थी, उस ट्रक ने सीधे टैंकर में टक्कर मार दी। द फायर caused by the collision spread rapidly across to a 300-meter distance of the road and 3 dozen vehicles in flame। यानी कि 300 मीटर में आग फैली और आग फैलते ही 300 मीटर में आग फैलते ही कई लोगों की जान चली गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बेंगलुरु में कार पर ट्रक पलटने से 6 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है, जहां बेगूर नेल मंगला राजमार्ग पर एक तेज़ रफ्तार माल कंटेनर ट्रक के एक लग्जरी कार पर पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद 2 और गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो बेहद दर्दनाक का हादसा देखिए ये हुआ है बेंगलोर में, जहां पर 6 लोगों की जान चली गई है। तो देखिए बेंगलोर में हादसा हुआ, जहां टैंकर के पलट जाने से लग्जरी गाड़ी पर टैंकर पलटा और पलट जाने से 6 लोगों की जान चली गई और कुछ इसमें से अब भी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि जिन लोगों की जान गई है, अब उनके परिजनों का काफ़ी बुरा हाल हो चुका है और मांग की जा रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। जांच के साथ ही जो दोषी है उसे बख्शा बिल्कुल ना जाए। वहीं कोटा में 16 साल के किशोर की आत्महत्या से मौत हो गई है और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। पेज नंबर 11 पे इस खबर को जगह दी गई है। जेईई की तैयारी कर रहे एक 16 साल के छात्र ने कोटा के कोचिंग हब में आत्महत्या कर ली और जिससे उसकी जान चली गई है, मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि
ये इस साल का 20वां मामला बन गया है। बिहार के रहने वाले छात्र इस साल अप्रैल में कोटा आया था ये, और विज्ञान नगर इलाके के एक छात्रावास में रह रहा था। कोटा 5वें सर्कल के पुलिस उपाधीक्षक का लोकेंद्र पल्लीवाल ने कहा है कि शुक्रवार को जब उसने अपने दोस्तों के कई बार खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला तो छात्रावास के कर्मचारियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और शव को बरामद किया गया। सोचिए कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ, जहां कोटा में बिहार का एक स्टूडेंट, एक बच्चा जिसकी उम्र महज 16 साल थी, वो पढ़ने के लिए और जेईई की तैयारी करने के लिए आता है, और जेईई का सपना अपने आँखों में लिए ये छात्र आत्महत्या तक कर लेता है। जेईई की तैयारी कर रहे एक 16 साल के छात्र ने कोटा के कोचिंग हब में आत्महत्या से जान दी थी, जिससे ये इस साल का 20वां मामला बन गया है। यानी कि सुसाइड करने वाला ये 20वां मामला है। बिहार का रहने वाला छात्र इस साल अप्रैल के महीने में ही आया था और विज्ञान नगर इलाके के एक छात्रावास में रह रहा था। कोटा 5वें सर्कल के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र पल्लीवाल ने कहा कि शुक्रवार को जब उसने अपने दोस्तों के बारे में कई बार खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खोला तो छात्रावास यानी कि हॉस्टल के कर्मचारियों ने दरवाजे को तोड़ दिया, और दरवाज़ा जब तोड़ा तो जो देखा वो मंजर सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि वो बच्चा आत्महत्या कर चुका था, सुसाइड कर चुका था और उसके शव को बरामद किया गया। तो देखिए फ़िलहाल ये दर्दनाक हादसा जो है ये सबको झकझोर देने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका भी एक आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या फिर कह सकते हैं कि टीनेजर्स हैं, तो उनको संभाल के रखिए। उन्हें समझाने की हर परिस्थिति में चीज़ों को बहुत ज़रूरत है, ताकि वो किसी तरह का कोई भी गलत एक्शन या गलत फैसला ना ले पाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले खबरों में बढ़ते आगे। विंटेज के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी हुई है। तो देखिए फॉर्म में चल रही भारतीय महिला टीम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शुरू होने वाली 3 वनडे क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में जीत के प्रबल दावेदारों के रूप में शुरुआत करेगी। भारत ने मेहमान टीम से टी20 सीरीज़ 2-1 से जीती थी। भारत के लिए एकमात्र चिंता नियमित कप्तान हरमनप्रीत की फिटनेस होगी, जो चोट के कारण आखिरी 2 टी20 नहीं खेल पाई थी। हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में स्मृति मंथाना ने भारत का नेतृत्व किया और उन्होंने लगातार 3 अर्धशतक लगाकर टी20 में भी छाप छोड़ दी है। और देखिए ये खबर जो है वो अमर उजाला में छापी गई है। इस खबर को जगह दी गई है क्योंकि वुमेन क्रिकेट्स इसके लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। खबर क्या है वो आपको विस्तार से बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि खबर को जो जगह दी गई है अमर उजाला की ओर से वो बहुत ज़रूरी है, देख लेना। जहां विंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का पहला पलड़ा भारी है। देखिए फॉर्म में चल रही भारतीय महिला टीम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ रविवार से शुरू होने वाले 3 वनडे क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में जीत के प्रबल दावेदारों के रूप में शुरुआत करेगी, और भारत ने मेहमान टीम से टी20 श्रृंखला 2-1 से जीती थी। भारत के लिए एकमात्र चिंता अनियमित कप्तान हरमनप्रीत की फिटनेस होगी, जो चोट के कारण आखिरी 2 टी20 नहीं खेल पाई थी। हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में स्मृति मंधाना ने भारत का नेतृत्व किया और उन्होंने लगातार 3 अर्धशतक लगाकर टी20 में भी छाप छोड़ दी है। यानी कि पिछले 10 वनडे मैचों में मंथाना का रहा अच्छा प्रदर्शन। बता दें कि बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना वनडे मैचों में भी इसी लय को जारी रखने का प्रयास करेगी। पिछले 10 वनडे मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा।
जिसमें उन्होंने 60 की औसत में 599 रन बनाए और मंधाना के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स अच्छी फॉर्म में नज़र आए। यानी कि कह सकते हैं कि जो गेम खेला गया इसमें बेहतर प्रदर्शन भारत ने किया है और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में स्मृति मंधाना ने भारत का नेतृत्व किया और उन्होंने लगातार 3 अर्धशतक लगाकर T20 में छाप छोड़ दी है। खबरों में बढ़ते आगे, सचिन ने की 12 साल की बच्ची के गेंदबाजी एक्शन की सराहना और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में गांव की एक बच्ची के गेंदबाजी को लेकर उनकी जमकर तारीफ की है और तेज गेंदबाज जहीर खान से उनकी तुलना की। जहीर भी गेंदबाज की तकनीक के कायल हुए बिना नहीं रह पाए और तेंदुलकर ने राजस्थान की सुशीला मीना का वीडियो साझा किया जो बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी कर रही थी और उनके एक्शन में जहीर के एक्शन की झलक नजर आ रही थी। जहीर भी इसके कायल हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।